चलो, सो फाइनली वी आर लाइव। तो सर इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो देखिए इस वीडियो में चैप्टर 1 ऑडिट विच इज़ नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट को रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर उनके लिए ज़रूरी है, या मैं कहूँगा ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ये चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्टली इस वीडियो में जंप करोगे तो शायद मे बी आपको समझने में दिक्कत होगी। सो ये वीडियो सिर्फ उनको डिवोटेड है जिन्होंने इस चैप्टर को एक बार पढ़ा हुआ है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चलिए देखिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए ये स्लाइड एक जनरल स्लाइड है, मतलब ये आपके ICAI बुक में नहीं लिखी है, ठीक है। ये स्लाइड बहुत जनरल स्लाइड है। देखिए क्या स्लाइड कह रही है, बचपन से हम लोग जानते हैं कि जो भी, देखिए पहले एक बिजनेस में क्या होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट्स की वजह से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब ट्रांजेक्शन्स देखिए दो नेचर के होते हैं, या रेवेन्यू नेचर के या कैपिटल नेचर के। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो अब सुनिएगा, कोई ट्रांजेक्शन हुआ रेवेन्यू नेचर का, कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल में। फिर उसका नेट इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट इफेक्ट क्या आता है, या तो इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब दोनों में ही किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा उतने अमाउंट से। और अगर हमारा लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमारा कैपिटल अकाउंट गिर जाएगा उतने अमाउंट से। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट net worth market standing are calculated based upon which public and FIs lend money to the public sorry। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, सिंस बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट देख के हम पता करते हैं ना, अच्छा आज कंपनी का एसेट इतना, आज कंपनी का लाइबिलिटी इतना है। फिर उसके हिसाब से जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे डिसीजंस लेती है। पब्लिक अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो आप खुद सोचो, जस्ट अ सेकंड, मैं बस सबको इरेज कर रहा हूँ और आप मुझे खुद, अब ये बताओ, अगर हमने कोई भी एंट्री गलत रिकॉर्ड की, सपोज सपोज देखिए, सपोज एक एंट्री हमको डालनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज मैंने किसी को सैलरी पे की है कैश में, ठीक है, और वो मुझे एंट्री करनी थी उसकी 5,000 की। सपोज मैंने गलती से एंट्री कर दी 50,000 की, सपोज गलती से मैंने एंट्री कर दी 50,000 की। अब होगा क्या, सिंस गलती से एंट्री कर दी, मतलब मेरा जो एक्सपेंस साइड है वो 45,000 से इन्फ्लेटेड है। 45,000 से कैसे, एंट्री करनी थी 5,000 की, एंट्री कर दी 50,000 की, मतलब नेट इफेक्ट कितने का आ गया, 45,000 का। अब सुनिए, सिंस मेरा एक्सपेंसेस 45,000 से इन्फ्लेटेड है, तो मतलब मेरा प्रॉफिट 45,000 से कम आ रहा होगा। प्रॉफिट 45,000 से कम आ रहा होगा, सुनिएगा रिलेशन समझते जाइएगा। प्रॉफिट मेरा 45,000 से कम आ रहा होगा, प्रॉफिट 45 से कम आ रहा होगा, तो मेरा कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस 45 से कम आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। एक बार टैक्स इग्नोर करके चलते हैं, टैक्स इग्नोर करके चलते हैं, कम आ रहा होगा। अब सिंस कैपिटल 45,000 से कम आ रहा होगा, तो बैलेंस शीट में भी आपका लाइबिलिटी साइड 45 से कम दिख रहा होगा। तो आप ऐसे इमेजिन करो, ट्रांजेक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री गलत हुई, उसका मतलब लास्ट इंपैक्ट बैलेंस शीट तक जाएगा। तो इस वजह से जरूरी है कि हर एक एक एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराना। इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग इन द अबव प्रोसेस, द पब्लिक और बैंक्स कुड लूज अ हैवी अमाउंट डेफिनेटली। चलिए ठीक है, ऑडिट क्या है सर, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, इररेस्पेक्टिव उसका साइज कैसा है, उसका लीगल फॉर्म कैसा है, और जब एग्जामिनेशन हो रहा है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर। ठीक है, नाइस, गुड। ऑरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग, जस्ट अ सेकेंड, तो ऑडिटिंग हमारा एशियन टाइम से चलता आ रहा है। इसका रेफरेंस कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक में दिया हुआ है। पहले भी फिक्स अकाउंटिंग फॉलो होता था। ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर मतलब सुनना।
पहले हम लोग ऑडिट सुन के करते थे, एम्प्लॉयज को बुलाते थे, उनसे पूछते थे आज कितना धंधा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना माल बिका। उससे हम लोग इवेल्युएट करते थे कि एम्प्लॉयज झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, नेग्लिजेंट तो नहीं है, केयरलेस तो नहीं है। और फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया टाइम 1860। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, आप ऑडिटर हो, सपोज आप ऑडिटर हो, क्वेश्चन ये आएगा, आप ऑडिटर हो, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। क्या ना करे? मिसलीड ना करे। तो आप बताओ, आप ये इस चीज को कैसे इंश्योर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे? तो हम ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट चेक कर लेंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ गए? ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट कर रहा है वो किसी को मिसलीड ना करे। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेगा? वो ऐसे चेक करेगा कि वो इंश्योर कर ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो मिसलीडिंग नहीं है। ठीक है, तो कैसे मिसलीडिंग नहीं होगी इंफॉर्मेशन? जब हमारा अकाउंट्स बना है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एंट्रीज हमने पास की हैं उसका सपोर्टिंग एविडेंस है, बोगस नहीं है एंट्रीज। दैट मीन्स एंट्रीज कोई ओमिटेड नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो भी कन्वे कर रहे हैं वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी डिस्क्लोजर कहता है हमने वो डिस्क्लोजर दिया है, जो भी क्लासिफिकेशन बोलता है वो क्लासिफिकेशन दिया है, जो प्रेजेंटेशन बोलता है वैसा प्रेजेंटेशन किया है। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर रिफ्लेक्टिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाला था। ठीक है, एक बार आप क्विकली इसको गो थ्रू कीजिए एक बार। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑडिटर है, जो ऑडिट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट कर रहा है वो किसी को मिसलीड ना करे। ठीक है, तो मिसलीड कब नहीं करेगी? तो हम ये 6 पॉइंट चेक कर ले रहे हैं, अगर ये 6 पॉइंट्स कंप्लायंस में है तो उसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा मिसलीड नहीं कर रहा है, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। बस ये पॉइंट था। चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारा SA 200। नेक्स्ट है हमारा SA 200 जो कि है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा है टू रिपोर्ट। पहला रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑब्टेन करेंगे तभी तो रीजनेबल एश्योरेंस सामने देंगे। कैसा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे? कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है किससे? फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मटेरियल लेवल के मिसस्टेटमेंट काउंट होंगे, सारी मिसस्टेटमेंट काउंट नहीं होंगे, सिर्फ मटेरियल लेवल के मिसस्टेटमेंट काउंट होंगे। और रिपोर्ट करना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप। तो स्कोप में क्या है? सारा एस्पेक्ट कवर करना है, रिलायबिलिटी चेक करनी है बुक्स की, और प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ माय कॉम्पिटेंस। मतलब मैं अपने कॉम्पिटेंस के बाहर जाके कोई काम नहीं करूंगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। अब इसमें आए तो इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी कैसे चेक करूंगा मैं? तो इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी दो चीज़ों से चेक करूंगा, स्टडी करूंगा, इवेल्युएट करूंगा अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, कैरी आउट करूंगा टेस्ट, इंक्वायरीज, वेरिफिकेशंस को। अच्छा, डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो कैसे चेक करूंगा? तो उसका पहला पॉइंट ये है, कंपेयर करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और दूसरा पॉइंट है कंसीडर कर लूंगा मैनेजमेंट के जजमेंट्स को। ठीक है, गुड इनफ। अब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है जो बहुत रीडिंग पॉइंट है। देखिए, मैं फिर भी वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ ऊपर ऊपर से। देखिए, ऑडिटिंग और अकाउंट्स का रिलेशन तो आपको ही पता है कि अल्टीमेटली हम लोग ऑडिट किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर क्या है? मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सोचो, अगर अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है कि नहीं बना है? तो ऑब्वियसली और अकाउंट्स की नॉलेज मस्ट है। प्रोडक्शन की नॉलेज क्यों चाहिए? प्रोडक्शन की नॉलेज इसलिए चाहिए ताकि हमको ये मालूम होगा ना कि कैसे वो प्रोडक्शन करते हैं, मैनुअली करते हैं,
कि मशीन से करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी क्या है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी तो उन्होंने सेल ऐसे कितना कर लिया। आप सपोज करो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 10,000, ठीक है, सेल आ रहा है 15,000, और जबकि ओपनिंग स्टॉक था वो था 2,000, ठीक है, तो कायदे से मैक्स टू मैक्स आप सेल कितना कर सकते थे, 10,000 और 2,000 12,000, 12,000 आप मैक्सिमम सेल कर सकते थे, बट आप सेल कर रहे हो कितना, 15,000, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम कब चेक कर पाएंगे, जब हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी की नॉलेज होगी। अच्छा, लॉ क्या कह रहा है, लॉ का मतलब ये है जो भी जैसे एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी के भी नॉर्म्स लग जाते हैं, आरओसी के भी नॉर्म्स लग जाते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स तो लगता ही लगता है, तो नॉलेज होनी चाहिए बस। इकोनॉमिक मतलब मुझे सारे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की नॉलेज होनी चाहिए जो मेरे क्लाइंट को इम्पैक्ट कर सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है, बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिहेवियरल साइंस का मतलब ये है लोगों का बिहेवियर मुझे समझ में आना चाहिए, लोगों से डील करना आना चाहिए, लोगों के टेम्पटेशन को, लोगों के सेल्फिश मोटिव को समझ में आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, देखिए ये मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिकल लिमिटेशन के अंदर पढ़ाया था कि सिंस क्लाइंट का इतना सारा डेटा होता है तो मैं 100% चेकिंग कभी कर नहीं सकता। मैं क्या नहीं कर सकता, 100% चेकिंग कभी कर नहीं सकता, इस वजह से मैं सैम्पलिंग चेकिंग करता हूँ। तो सैम्पलिंग चेकिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल टूल चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग, मैंने आपको बोला बहुत सारा डेटा मैनेज करना पड़ता है, तो डेटा को इवेल्युएट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बोला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये मेरा क्लाइंट कहाँ से फाइनेंस कर रहा है, अपने आप को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यही सारे पॉइंट्स इसमें रिपीटेड है, ठीक है, यही सारे पॉइंट इसमें रिपीटेड है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम ऑडिट में हम गारंटी क्यों नहीं देते हैं, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों देते हैं। तो उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है, सिंस हमारे अकाउंट्स में कमियां हैं। अकाउंट्स में कमियां कैसे हैं, क्योंकि अकाउंट्स बहुत सारे जजमेंट के हिसाब से बनता है, और वो जजमेंट कैसे हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिस वजह से क्या आ जाती है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। सर कैसे कैसे जजमेंट होते हैं, तो मैं आपको अगर समझाऊँ तो जजमेंट देखिए, सबसे पहला तो मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड लगाना है। दूसरा मैं बोलूँ तो रेसिडुअल वैल्यू या यूजफुल लाइफ, ठीक है, तो ये सारे हमारे जजमेंट्स हैं। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारे जजमेंट हो जाते हैं। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब मेरे ऑडिट में ही कमी है। देखिए, पहला तो लीगल लिमिटेशन कि मैनेजमेंट हमको सारी इन्फॉर्मेशन ना दे। दूसरा प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि हम सारा 100% चेकिंग कर भी नहीं सकते हैं। फिर ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट, इसका पॉइंट मैंने आपको क्लास में समझाया था। सिर्फ मेरा काम ये है चीज़ों को वेरीफाई करना। जैसे अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख की मशीन दिख रही है, 10 लाख की लैंड दिख रही है, तो मैं बस फिर चेक कर लूँगा कि 10 लाख का परचेज बिल है कि नहीं, 10 लाख का टाइटल डीड है कि नहीं। अब वो परचेज बिल बोगस निकला कर चल के, तो भाई मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ चीज़ों को वेरीफाई करना, ना कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए कैसे मुश्किल है, देखिए सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप आरपीटी ट्रांजेक्शन मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करो, कोई मना नहीं है उसमें, लेकिन करो तो 3 चीजें डिस्क्लोज कर दो। क्या क्या, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, दूसरा पार्टी के साथ उसका रिलेशन क्या था, और तीसरा क्या वो ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 3 चीज डिस्क्लोज कर दो। अब मान लीजिए क्लाइंट ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता होगा कि आपने कोई आरपीटी ट्रांजेक्शन किया है। और सिर्फ आपको ही पता है आरपीटी ट्रांजेक्शन में ही ज्यादा मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आरपीटी ट्रांजेक्शंस आप अपने टर्म्स के हिसाब से वेरी कर सकते हो। ट्रांजेक्शन की वैल्यू, ट्रांजेक्शन का सेल क्वांटिटी, सब कुछ अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। और जब फ्रॉड होता है ना, तो फ्रॉड के केस में भी चीज़ों को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ऑडिट को इन्वेस्टिगेशन नहीं, इस वजह से भी हम लोग सब कुछ 100% चेकिंग नहीं कर सकते हैं या गारंटी नहीं दे सकते हैं। फिर टाइमलीनेस का मैंने आपको मतलब समझाया था कि सिंस हमारे पास टाइम कंस्टेंट होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि 1000-2000 का डेटा अगर नहीं मिल रहा है, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे निकल जाते हैं, टाइम कंस्टेंट की वजह से। और डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे देखिए ऑडिट के 3 स्टेजेस होते हैं। ऑडिट के 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्लानिंग स्टेज, पहला हम प्लानिंग स्टेज करते हैं, प्लानिंग स्टेज में हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दूसरा फिर प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूट किया उसके हिसाब से जो भी एविडेंस मिले उसको रिपोर्ट कर देते हैं। ये स्टेज होती है। तो अब प्लानिंग स्टेज में मैंने क्या बोला आपसे, हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्लाइंट का ऑपरेशन कैसा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, हम लोग ये सब अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है।
तो अब सुनिएगा, अब मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ईयर 1 में मैं ऑडिटर था, ईयर 2 में भी मैं ही ऑडिटर हूँ। ईयर 1 में मैंने अंडरस्टैंडिंग ली होगी, नो डाउट ली होगी। अब मैं कह रहा हूँ ईयर 2 में मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अब क्यों बार बार अंडरस्टैंडिंग लूँ, ईयर 1 की ही अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर ले रहा हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि ईयर 1 की अंडरस्टैंडिंग और ईयर 2 की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ सकता है। क्लाइंट का बिजनेस चेंज हो सकता है, क्लाइंट का ऑपरेशन चेंज हो सकता है, क्लाइंट के मैनेजमेंट में चेंज आ सकता है, क्लाइंट के प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज आ सकता है। तो आपको हर साल अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज करना चाहिए। तो यही बोला जा रहा है, डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। और फ्यूचर इवेंट से हम लोग सब लोग जानते हैं कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इंगेजमेंट क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, इंगेजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट कुछ करने का, क्या करने का सर, ये फॉर्मल अग्रीमेंट होता है बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट, जिसमें क्लाइंट अग्री करता है कि हम आपको ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर, इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट कराने के सर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑडिट कराने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला, ऑडिट से हमको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स गेट सेफ गार्डेड। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली मैं अगर शेयर होल्डर हूँ तो मैं कंपनी के मैनेजमेंट में रोज नहीं बैठा बैठा रह सकता, और मुझे नहीं पता कंपनी क्या कर रही है आज, क्या नहीं कर रही है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हमारा इंटरेस्ट कौन सेफ गार्ड कर रहा है, ऑडिटर। ऑडिटर वहाँ जाता है, देखता है। फिर कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है, एम्प्लॉयज़ को डर रहता है, ऑडिटर आने वाला है, हम पकड़े गए तो निकाल दिए जाएंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट खराब हो जाएगा, तो कहीं ना कोई कुछ गलत काम नहीं करता है। गवर्नमेंट को हेल्प होती है टैक्स लाइबिलिटीज़ में। ऑब्वियसली ऑडिट का मतलब ही यही है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज़ का रीजनेबल एश्योरेंस, कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट अ सेकंड, कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे होती है, जब बिकॉज ऑफ एरर और फ्रॉड। तो अल्टीमेटली ये तो रिलेट कर रहे हैं फ्रॉड और एरर। और लास्ट में इट कैन बी वेरीफाइड अपॉन बाई लेंडर्स, बहुत ईजी पॉइंट है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स क्या क्या लगे हुए हैं वो सब भी हम चेक करते हैं। ठीक है, एक बार ये पॉइंट काट दीजिएगा। देखिए किसको मैंडेटरी है, हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, नॉन कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़। वॉलंटरी किसको है, तो ऑब्वियसली अगर आपको बेनिफिट्स लेना है, ये सारा बेनिफिट्स आपको अवेल करना है, तो आप ऑडिट करा लो। और कभी कभी कुछ कुछ कंपनियां अपनी इंटरनल पॉलिसीज बना लेती है, अपनी इंटरनल पॉलिसीज बना लेती हैं क्या कराने का, ऑडिट कराने का। कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, तो कंपनी के केस में मेंबर्स, गवर्नमेंट के केस में कैग, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स, और स्पेशल केस में गवर्नमेंट। किसको रिपोर्ट जाती है, जो ऑब्वियसली जो आपको अपॉइंट कर रहा है उसी को आप रिपोर्ट करोगे, जो आपको अपॉइंट कर रहा है उसी को आप रिपोर्ट करोगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो एक 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। 3 पार्टी कौन कौन से, प्रैक्टिशनर होता है, प्रैक्टिशनर मतलब हम जैसे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट मैटर बनाता है। फिर एक इंटेंडेड यूजर्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। फिर एक सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करता है कौन, प्रैक्टिशनर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। फिर सफिशिएंट एविडेंस उसको मिलता है, फिर उसके हिसाब से वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है कि बाबा सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मैंने आपको क्लास में बताया था रिव्यू। रिव्यू क्या है, देखिए रिव्यू एक नेगेटिव वर्डेड ओपिनियन है। सुनिएगा, रिव्यू एक नेगेटिव वर्डेड ओपिनियन है। जैसे रिव्यू में हम लोग क्या बोलते हैं ना, सुनिएगा, एक ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या है। ऑडिट में हम लोग ये बोलते हैं, the aforesaid financial statement are presented fairly in all material respect in accordance with financial reporting framework। भाई रिव्यू में हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ बोलते हैं रिव्यू में, nothing has comes to our attention, nothing has comes to our attention to conclude that the financial statement are not presented fairly in all material respect। मतलब कहीं ना कहीं हमारे अटेंशन में ऐसा कुछ नहीं आया कि हम ऐसा बोल सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्डेड ओपिनियन होती है। अच्छा, तो लिमिटेड एश्योरेंस हम लोग देते हैं रिव्यू में, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, और फ्यू प्रोसीजर्स लगाते हैं और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब आईसीआई मैट का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो अगर इनकेस आपको ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस और अच्छे से जानना है तो आप पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा ऑडिट और रिव्यू में। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, तो ही मस्ट बी टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, ये सब बेसिक पॉइंट्स है। ऑल दो पर्सनल क्वालिटीज जो एक बिजनेसमैन को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है वो भी क्वालिटीज होनी चाहिए।
अकाउंट्स की नॉलेज इज साइने को नॉन, अकाउंट्स की नॉलेज इज साइने को नॉन, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी बैक्ड बाय एडुकेट इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई सब। फिर जब हम एस ए को, एस आर ई को, एस ए ई को और एस आर एस को मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ये मेरा क्या बन जाता है, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस थोड़ा सा इसमें सब चीज़ों में फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अच्छा, एस क्यू सी क्या है, तो एस क्यू सी सारे स्टैंडर्ड्स में लगती है, सारे सर्विसेज में लगती है, और ये रिक्वायर करती है कि हम अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को और लीगल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें। ठीक है, और ये गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करती है क्वालिटी कंट्रोल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, बेसिक पॉइंट था। स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए ताकि हम ग्लोबल लेवल पे अपने आप को मैच कर पाएँ, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़ पाए, ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो पाए और यूनिफॉर्मिटी रह पाए। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट स्लाइड है। देखिए जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जितने भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या थे हमारे, एस ए, एस ए ई, एस आर ई, एस आर एस, ये सारे क्या है, मैंडेटरी है। सुनिएगा, ये सारे क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर पाना इनफेक्टिव हो जाता है। मतलब सपोज मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड कह रहा है आपसे कि हर साल 31 मार्च का जो भी आपको कैश बैलेंस है उसको आपको फिजिकली वेरीफाई करना है। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड आपको कहता है कि हर साल 31 मार्च का कैश आपको फिजिकली वेरीफाई करना है, फिजिकली कैश वेरीफाई करना है। ठीक है, बट व्हाट इफ 31 मार्च को कुछ सिचुएशन थी जस्ट लाइक कोविड-19। आपको ही पता है कि 2020 में 2021 में दोनों ही टाइम पे कोविड की बहुत अच्छी खासी सिचुएशन थी कि घर से निकलना मुश्किल था। तो ऐसे दोनों ही साल में 31 मार्च को उनकी फिजिकली कैश को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो ऐसे केसेस में ये स्टैंडर्ड क्या हो गया, इनफेक्टिव हो गया। इस वजह से हमको कुछ ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाना पड़ा। लेकिन जब हम रिपोर्ट करेंगे, जब हम रिपोर्ट अपनी बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसमें लिख देंगे कि हम क्यों डिपार्ट हुए, क्यों डिपार्ट हुए, क्योंकि कोविड-19 था, और हमने क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाया वो भी हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे बाकायदा। ठीक है, सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा और रिवीजन को मेरे पेस के साथ आपने मैच किया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।